बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नमीका शाहिद है और मैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बतौर एक असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूँ। हम आप सबको लाइव स्टूडेंट काउंसलिंग सेशंस के थर्ड सेशन में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले वाले 2 सेशंस फ़िज़िकल थेरेपी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के बारे में मालूमात फ़राहम करने के लिए पेश किए गए थे। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक निजी शोबे की यूनिवर्सिटी है जिसका चार्टर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 2002 में दिया था। ये यूनिवर्सिटी इस्लामी अखलाकियात और अखलाकी इक़्तिदार के हामिल बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक प्रोफेशनल्स में इजाफ़ा करने के विजन से कायम की गई थी। यूनिवर्सिटी के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मालाकंड और फैसलाबाद में कैंपसेस हैं और इसके तहत 8 फैकल्टीज़ के अंडर मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं। इन फैकल्टीज़ में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस, हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, कंप्यूटिंग, मैनेजमेंट साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड वेटनरी साइंसेस शामिल हैं। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस का सफ़र 2007 में इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेस से शुरू हुआ। फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस के तहत जून 2017 में रिफ़ा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस की आज़ाद फैकल्टी के तौर पर मंजूरी दी और जो इसके अंडर इदारे आते हैं उसके वो रिफ़ा कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस के नाम से जाने जाते हैं। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस 2012 में कायम किया गया। फैकल्टी का रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को तरक्की देने और शोबा सेहत में इनकी अफादियत बढ़ाने में बहुत अहम हिस्सा है। अंडर ग्रेजुएट, MS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंडर ऑफर किए जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस का एक रिसर्च जर्नल है जो कि HEC की तरफ से Y कैटेगरी में मंजूर शुदा है और रिसर्च के शोबे में और काम करने और तहकीक को फ़रोग देने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद दवातर से किया जाता है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिहैबिलिटेशन साइंसेस के नाम से जाना जाता है और मुख्तलिफ रिसर्चर्स फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़ बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी माहिरीन इसमें शामिल होते हैं और शिरकत करते हैं। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेस के तहत जो प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं उसमें फ़िज़िकल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेस, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स, फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। आज हम प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेस के डिपार्टमेंट के बारे में मालूमात फराहम करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे साथ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेस की एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर आमना मुमताज़ मौजूद हैं जो हमें प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेस के बारे में मालूमात फराहम करेंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड कमिंग हेयर। तो आप हमें प्लीज़ बताइए कि प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेस क्या है, कि शोबे के बारे में बताइए प्लीज़। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स जो है वो बेसिकली एक ऐसा शोबा है जिसमें हम माजूर अफराद की बहाली के लिए काम करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की माजूरी आ जाती है, जैसे अगर किसी में जिस्मानी तौर पर माजूरी है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर पैदाइशी तौर पर कोई माजूरी मौजूद है किसी इंसान में, तो उसको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आने के लिए, उसको एक माशरे का सेहतमंद हिस्सा बनाने के लिए हम इक़दाम करते हैं। इसमें ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स में बेसिकली 2 किस्म की स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं। इसमें एक स्पेशलिटी है प्रोस्थेटिक्स, जिसमें हम ऐसे मसनूई अज़ा बनाते हैं जो मरीज़ों की किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर टांग या हाथ या पैर कट जाता है
तो उसको रिप्लेस करने में वो डिवाइस काम आती है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी सब फील्ड है वो है ऑर्थोटिक्स, और जिसमें हम ऐसे मरीज़ों का इलाज करते हैं जिनमें किसी किस्म की कोई जिस्मानी कमज़ोरी मौजूद होती है या उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ या वो चल फिर नहीं पाते, तो उनकी सपोर्ट के लिए असिस्टिव डिवाइसेस उनको हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो इसका मतलब हुआ कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बिल्कुल। जो है इम्प्रूव कर जाती होगी जी ऐसे बिल्कुल। पेशेंट्स की। तो आप मुझे बताएं कि हेल्थ केयर सेक्टर में पाकिस्तान में इसकी बुनियादी अहमियत क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर में डेफ़िनेटली इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अभी 10 लाख मरीज़ ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर पर माज़ूर हैं और उनको ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स की फ़ैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्रोफ़ेशनल्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो डेफ़िनेटली हेल्थ केयर सेक्टर में इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगी कि आपके पास एक मरीज़ आया है, जिसकी टाँग किसी हादसे में, या अब शुगर इतनी कॉमन हो गई है, डायबिटीज़ की वजह से उसकी टाँग जो है वो कट चुकी है। अब आपने उसको प्रॉपर पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, उसका ऑपरेशन हो गया, सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, उसकी वुंड हीलिंग हो गई, लेकिन उसको डेफ़िनेटली ज़िंदगी में वापस लेकर आने के लिए उसको आर्टिफ़िशियल लिम्ब की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी जो है वो रोज़गार की तरफ वापस जा सके, या वो अपनी जो पहले उस एक्सीडेंट से या उस ट्रॉमा से पहले वो जो काम कर रहा था, वो दोबारा से उनकी तरफ वापस आ सके, अपनी रूटीन में वापस जा सके। तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत हेल्थ सेक्टर का एक ज़रूरी शोबा है ये। थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव। तो प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेज में जो डिग्री प्रोग्राम है वो उसके बारे में बताइए प्लीज़। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स में जो डिग्री प्रोग्राम है ये बेसिकली 4 इयर्स का है। इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। जी। ओके, तो मैम इसमें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 50% मार्क्स हैं, एंड एफएससी प्री मेडिकल जो है वो रिक्वायर्ड होती है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो सुनने में तो ये ऐसे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लैब की ज़रूरत है, और इस तरह की क्लिनिकल मतलब इंडस्ट्रियल अटैचमेंट की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाया जाता है? मोड ऑफ स्टडी कैसे है? इसमें मोड ऑफ़ स्टडी जो मोस्टली होती है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स होती हैं। इसकी स्पेशलाइज्ड एक वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है किसी भी प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक डिवाइस का, उसके लिए हम उनको ट्रेन करते हैं। इसके अलावा उनकी क्लिनिकल अटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पेशेंट को डील करना, पेशेंट की असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए डेफ़िनेटली जो है वो स्टूडेंट्स को हम भेजते हैं किसी क्लिनिकल सेटिंग में, और ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक की जो वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे भेजते हैं, ताकि वो फुली प्रिपेयर हो सकें इस पूरे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू मैम। तो इससे जितना आप प्रोग्राम के बारे में बता रही हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें स्टूडेंट्स आना चाहें तो उस वो स्कॉलरशिप्स के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इसके बारे में क्या प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को? जी, रिफ़ाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो 2 किस्म की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, और ऑन मेरिट स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिस पे डेफ़िनेटली उस पे चल के अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहे स्कॉलरशिप के लिए, तो वो ये स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकता है। थैंक यू सो मच। मैम, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि किसी भी फील्ड का स्कोप क्या है, तो मैं आपसे पहले तो ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में ये कंपैरेटिवली लगता है कि न्यूअर फील्ड है। मुझे प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेस का ज़्यादा की नॉलेज नहीं है, जी। बट मुझे ये बताइए कि क्या स्कोप है पाकिस्तान में प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेस का? डेफ़िनेटली ये एक न्यू फ़ील्ड है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और अभी जो डिसेबल पर्सन है जिनको इन सर्विसेज की ज़रूरत है, उनकी जो तादाद है वो 10 लाख से ज़्यादा है, और उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए अभी हमारे पास उतने प्रोफेशनल्स नहीं हैं। तो डेफ़िनेटली नीड इस प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा है। इनकी जो जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, एनजीओज़ में ये लोग जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ में इनकी जॉब आती हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इनकी जॉब्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो है डिफेंस है उसमें इनकी जॉब्स आती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब मार्केट डेफ़िनेटली इसकी अच्छी है इस फील्ड की। तो पाकिस्तान में तो जैसे ये स्कोप है, बाकी दुनिया में इस फील्ड का क्या स्कोप है? बाकी दुनिया में
इस फील्ड का शायद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वहाँ पर वो अब जो लेवल्स हैं और जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है बाहर के ममालिक में। तो बाहर के दुनिया में जो है वो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है और बहुत अच्छा स्कोप है इसका बाहर के ममालिक में। तो मैम अभी आपने जैसे बताया कि जॉब मार्केट में आप मतलब रिक्वायरमेंट है लोगों की, जी तो किस किस्म की जॉब्स होती हैं? मतलब क्लिनिकल है, क्या एकेडेमिया में है, या अपनी प्राइवेट कोई प्रैक्टिस कर सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब है? इसके बारे में स्टूडेंट्स को मालूमात फराहम कीजिए। जी, इसमें दोनों किस्म की प्रैक्टिसेस अवेलेबल होती हैं। स्टूडेंट जो है वो बेसिकली एज अ सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट काम करते हैं डिग्री कंप्लीशन के बाद हॉस्पिटल सेटअप में। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो अपना प्राइवेट सेटअप भी बना सकता है, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी रन कर सकता है। एनजीओज़ ऐसी हैं जो कि माज़ूरों की बहाली के लिए काम करती हैं, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और अब माशाल्लाह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। नीड्स को देख के अगर हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे नीड बढ़ रही है वैसे वैसे हम उस नीड को एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे भी जो है वो इनकी जॉब प्लेसमेंट हो जाती है ग्रेजुएट्स की। तो सुनने में तो लग रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सा फ़ील्ड है। तो इसके बारे में बताएँ कि अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि लोगों को पता चले कि वो उन्होंने एक्चुअली इस फ़ील्ड में आना चाहें, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ज़रूरत भी बहुत है। जी, डेफ़िनेटली फ़ील्ड की ज़रूरत बहुत है। इसका मैं आपको थोड़ा-सा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद जब क्लिनिकल सेटअप में जाते हैं, तो दे हैव टू डू इज़ पेशेंट की असेसमेंट उन्होंने करनी होती है। पेशेंट असेसमेंट के बाद वो उन्होंने पेशेंट के इम्प्रेशंस लेने होते हैं और उसके बाद हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली एक डिफरेंट डिवाइस उन्होंने मैन्युफैक्चर करनी होती है एंड दैट वेरीज़ फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। दो पेशेंट्स ऐसे अगर आपके पास आएँ जिन दोनों को एक जैसी बीमारी है, फिर भी उनकी जो डिवाइसेज़ उनके लिए बनाई जाती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। थैंक यू सो मच मैम। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ। ओके। तो मैम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म गिवन है, आप वहाँ से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी कैंपस लाहौर में हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे विज़िट करके यहाँ पे डायरेक्टली भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैम, अ, तो इस फील्ड में आने के लिए स्टूडेंट्स को एफएससी करना ज़रूरी है, जी, एफएससी प्री मेडिकल इसके लिए रिक्वायर्ड है। और कोई प्री इंजीनियरिंग नहीं हो नहीं, सकती? प्री इंजीनियरिंग नहीं हो सकता। जी, इसके अलावा बीएस के अलावा अभी रिफ़ा यूनिवर्सिटी तो ऑफ़र नहीं करी, लेकिन डेफ़िनेटली हायर एजुकेशन जो है वो इसमें अवेलेबल है। तो मैम बताएं कि जैसे कि बीएस प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, तो आप मुझे बताएं कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोई स्टूडेंट क्यों चूज़ करे? रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डेफ़िनेटली स्टूडेंट्स इसलिए चूज़ करेंगे क्योंकि वी प्रेफर द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। हमारा मेन फोकस ये होगा कि जब स्टूडेंट हमारे पास से ग्रेजुएट होकर निकलें तो वो इतने स्किल्ड हों कि उनको दोबारा से कहीं पर कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े, वो फुली प्रिपेयर्ड हों आगे प्रैक्टिकल फील्ड को फेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हमारे जो ग्रेजुएट्स होंगे, उनको हम रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ जो अलाइड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट्स करेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी और इंटर्नशिप्स के लिए भी। मैम इसके प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इंटर्नशिप में स्टूडेंट क्या सीखता है, मतलब क्योंकि वो तो इंटर्नशिप कर रहा होता है, जी, बहुत बिगिनर्स लेवल होता है, जी। तो उसमें क्या करवाया जाता है? इंटर्नशिप के डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसमें पहले हम स्टूडेंट को जो है वो ऑब्जर्वेटरी फेज़ में रखते हैं, वो ऑब्ज़र्व करता है इनिशियली चीज़ों को, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। ऑब्वियसली आप पेशेंट के साथ डायरेक्टली डील कर रहे होते हो, तो हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह की चीज़ हो जो पेशेंट के लिए जो है वो ख़तरनाक हो। तो हम डेफ़िनेटली उनको पहले ऑब्जर्वेटरी फेज़ में डालते हैं और उसके बाद फिर वो फाइनली जो है वो पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आके थ्रू आउट इंटायर जो प्रोसीजर होता है, फैब्रिकेशन, असेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उस प्रोसेस में चीज़ इन्वॉल्व होती है, वो सब इंटर्नशिप में वो सीखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैम एक और सवाल है।
ओके मैम, किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो आप ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम और एक दफ़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दोबारा बता दीजिए। ठीक है, इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है वो 4 इयर्स है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंड FSC प्री मेडिकल इज़ रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव था ये सेशन और बहुत सी मालूमात हमें मिली। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कोई ऐसा मैसेज जो लोगों को देना चाहें इस फील्ड के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, तो वो बताइए प्लीज़। जी, ये एक अगर हम प्रोफ़ेशनल और स्कोप और इन चीज़ों से हटकर भी बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा नोबल प्रोफ़ेशन है। मतलब आप ये इमेजिन करें कि एक इंसान जो कि टोटली बेड बाउंड हो चुका है, जो एक सीट पे बाउंड हो चुका है, जिसकी सारी जो मोड ऑफ एक्टिविटीज़ थी या जिस तरह से वो चलता था, फिरता था या जो भी वो अर्न करता था, अब वो सारा मोड उसका ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसने किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से वो उसका टांग कट चुकी है या फिर उसको उसकी ऐसी कमज़ोरी हो गई है कि वो मज़ीद चल फिर नहीं सकता। तो ऐसे इंसान को आप दोबारा से उसके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, उसको दोबारा से आप ज़िंदगी की तरह वापस लेकर आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की ज़रूरत है ताकि हम इसमें मज़ीद अच्छा काम कर सकें और मज़ीद अवेयरनेस फैला सकें इस फ़ील्ड से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है आपके लिए। जी। हाँ जी, डेफ़िनेटली सीपी के जो पेशेंट्स हैं उनको ऑर्थोटिस्ट ही डील करता है। उनको या तो उनके कॉन्ट्रैक्चर्स की रिलीफ़ के लिए या फिर उनको दोबारा से मज़ीद उनकी कंडीशन ख़राब ना हो उसके लिए और बेहतरी के लिए हर एस्पेक्ट में जो ऑर्थोटिस्ट है वो सीपी बच्चों के साथ काम करता है ताकि वो उनको थोड़ा-सा प्रोडक्टिव कर सके। जी, डिवाइसेस लगाई जाती हैं, उसमें सीपी चेयर से लेकर एएफओज़ आते हैं, हमारे एंकल फुट ऑर्थोसिस होते हैं या उनकी बॉडी के जिस भी पार्ट को हेल्प की ज़रूरत है या सपोर्ट की ज़रूरत है या असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उनकी इनिशियल असेसमेंट के बाद हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको किस किस्म की डिवाइस की ज़रूरत है और फिर उनको वो उनके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जाती है। उस पे डेफ़िनेटली कंजेनिटल एनोमलीज़ जैसे अगर हम सीटीईवी की बात करें तो सीटीईवी आप आई होप आइडिया होगा कि उसमें बच्चों के पाँव जो हैं वो मुड़े हुए होते हैं। तो उनमें इनिशियली प्लास्टर करने के बाद उनके पाँव को सीधा करने के बाद उनका ऑर्थोटिस जो है वो उनका बहुत लंबे अरसे तक उनका फ़ॉलो-अप करता है। उनमें उनके लिए एक ऐसी डिवाइस तैयार की जाती है जो उनके पाँव को सीधा रखे और न्यूट्रल पोज़ीशन में रखे और जब तक वो चलना स्टार्ट नहीं करते तब तक उनको उसी न्यूट्रल पोज़ीशन में रखा जाता है। और इवन उनके चलने के बाद भी उनके लिए ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती है कि वो चलने फिरने के साथ-साथ उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकें ताकि जो रिकरेंस के चांसेस हैं या बीमारी वापस आने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। थैंक यू। ये तो बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है और इसमें अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि और आ सकें लोग इस फील्ड में। एक और क्वेश्चन है आपके लिए। जी। मैम फाइनेंसेस के हिसाब से बताएं कि आपने जैसे प्राइवेट क्लिनिक का कहा तो उसमें ये बर्डन नहीं होगा जो अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करेगा, और उसकी कैसे फील्ड में किन लोगों से उसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि वो इस तरह का कोई सेटअप के बारे में सोचे। इनमें कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं या जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो ऑलरेडी जिस्मानी माजूरी के अफराद या ऐसे लोग जिनमें किसी किस्म की कोई बोन की बीमारी होती है या इस तरह की जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके साथ अटैच होकर वो अपना काम कर सकते हैं। जहाँ तक फाइनेंशियल बर्डन की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जो है वो अगर आप इफ़ यू वांट टू रन योर क्लिनिक तो आप बहुत बिग स्केल पे उसको स्टार्ट करें। आप एक नॉर्मल और मिनिमल से स्केल में भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर उसको रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है हमारी फील्ड में, और आई होप कि अभी तक जो यहाँ पर काम हो रहा है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो हम जो इंटरनेशनल जो रिसर्चेस हैं उन्हीं से ही हम इंस्पायर होकर यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान में भी आइंदा कुछ सालों में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम अपनी रिसर्चेस भी करेंगे, और अपनी जो हमारी प्रैक्टिस है वो अपनी रिसर्चेस के हिसाब से भी हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से और सवाल आ रहे हैं अभी, तो हम थोड़ा क्वेश्चंस का वेट भी करते हैं। एक तो ओके, दे आर जस्ट कुछ जो लोगों ने देर से ज्वाइन किया था। ठीक है। मीनवाइल आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि एक नोबल प्रोफेशन है, तो आपने ये फील्ड ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचा? मैंने ये फील्ड ज्वाइन करने के बारे में इसलिए सोचा कि एक तो डेफ़िनेटली ये बहुत एक नोबल प्रोफ़ेशन है, एंड इसका जो इस फील्ड का जो पूरा पूरा एक आइडिया है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था शुरू से ही। तो मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना ताकि मैं ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूं जो जिनको एक्चुअल में हेल्प की बहुत ज़रूरत है, और वो माशरे का जो है वो जो किरदार उनसे छिन गया है किसी भी वजह से, चाहे वो पैदाइशी तौर पर था या चाहे वो बाद में किसी बीमारी की वजह से था, तो वो दोबारा से उसकी बहाली की तरफ आ सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट सकें। हाँ जी, फ़ालिज के मरीज़ों में जैसे पता होगा आप लोगों को कि उनमें जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी सपोर्ट के लिए और उनको दोबारा से वापस लेकर आने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हम उनको जिस भी बॉडी पार्ट के लिए उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो हम उनको फ़िज़िकल असिस्टेंस और असिस्टिव डिवाइसेज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मैम अभी आप एक दफ़ा जिन जिन बीमारियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है और लोगों को नहीं पता, हुँ। तो उसके बारे में बताएं। इसमें छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी इसमें आ जाती है। एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूँगी, फ्लैट फुट होता है जिसको हम इतना शायद कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो आगे चल के बहुत सारी जो है वो एबनॉर्मैलिटीज़ का बाइस बनता है। तो फ्लैट फुट से लेकर, फ्लैट फुट का हम इसमें इलाज करते हैं इस फील्ड में, इससे लेकर एक ऐसा मरीज़ जिसकी टाँग बिल्कुल सिरे से ही कट गई है, वो मरीज़ तक सब इसमें इसके इलाज में आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा पोलियो के मरीज़ों का हम इलाज करते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के मरीज़ होते हैं जिनको हम इसमें स्पेशली एंटरटेन करते हैं इन मरीज़ों को। इसके अलावा एम्पुटेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, चाहे उसमें एक टो की एम्पुटेशन से लेकर हिप एम्पुटेशन तक का कोई जो लेवल है, उस वो सारी जो है वो एम्पुटेशन के पेशेंट्स को हम इस फील्ड में ट्रीट करते हैं उनको। और फ्लैट फुट के बारे में ये भी बताइएगा कि उसके जो है वो मतलब लोग जानना चाहेंगे कि उसके लिए वो किसको कांटेक्ट करें, और डिटेल से बताएं। ठीक है, फ्लैट फुट के लिए डेफ़िनेटली आपको ऑर्थोटिस्ट से ही कांटेक्ट करना है, और वो आपको एक फ्लैट फुट में मैं ये बताती चलूँ, ये होता क्या है कि जो हमारी जो आर्च है, अगर आपने कभी अपना पाँव गौर से देखा हो तो हमारे पाँव में एक आर्च होती है। तो इस फ्लैट फुट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो आर्च जो है वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब आपकी जो पाँव की सोल है वो पूरी तरह से ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में होती है। तो अब जब आपकी बेस ही ठीक नहीं होगी तो डेफ़िनेटली आपके घुटने का जोड़ से लेकर आपका ऊपर हिप जॉइंट तक सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, उन सब चीज़ों की जो बायोमैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए हम एक ऐसा इंसोल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को जिनमें एक आर्टिफिशियल आर्च बनी हुई होती है। तो वो आर्च जब पेशेंट यूज़ करना शुरू करता है तो उसकी अपनी भी कुछ आर्च जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती है। मीनवाइल इसके साथ हम उनको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के साथ-साथ मतलब एक्सरसाइज़ेज़ भी और साथ उसके जब वो इंसोल यूज़ करते हैं तो उनकी आर्ट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती है। डेफ़िनेटली एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। इसमें हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन से लेकर हमारे पास फिज़ियोथेरेपिस्ट आते हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट आते हैं, क्योंकि जब एक पेशेंट जो है वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुज़रता है कि उसका लिम्ब लॉस हो जाता है, तो उसमें उनकी भी एक अपनी अहमियत है, अपनी जगह है। और इसके अलावा हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, उनको उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली ट्रीट करने के लिए उनको जो भी हमने उनको प्रोसीजर्स प्रोवाइड की है उसको यूज़ करने का सही तरीका, ताकि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा वोकेशनल थेरेपिस्ट होते हैं हमारे पास,
तो ये एक बहुत बड़ी टीम होती है जो हर किसी का अपना एक अलग किरदार होता है। तो मैम, दौरान तालीम जब स्टूडेंट्स को ये डिग्री प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा होता है, तो क्या उन्हें इस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करने की तरबियत दी जाती है? जी बिल्कुल, जब वो हम उनको उनके जो रेलेवेंट सेंटर्स होते हैं वहाँ पर डिप्यूट करते हैं इन प्रैक्टिकल कामों के लिए, तो वहाँ पर वो पूरी टीम के साथ ही काम करना ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनके जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनमें उनके कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ ऐसे हैं जो हम दूसरी फ़ील्ड के जो रेलेवेंट फ़ील्ड्स के जो लोग हैं उनसे भी करवाते हैं, ताकि उनको अपने अलावा जिन लोगों के साथ उन्होंने काम करना है फ्यूचर में, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हो और उनको उन फ़ील्ड्स का भी पता हो, ताकि वो एज़ अ गुड टीम मेंबर आगे जाकर अपना किरदार निभा सकें। ओके। कुछ लोगों ने शायद हमें लेट ज्वाइन किया है, तो पूछना ये चाह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स कि बीएस के बाद वो जी। आगे पढ़ना चाहें हाँ तो जी, क्या करें, और बीएस डिग्रीज डिप्लोमास के बारे में कुछ बताइए। बीएस के बाद इसमें मास्टर्स प्रोग्राम है जो ऑफ़र किए जाते हैं, तो डेफ़िनेटली इसके बाद एजुकेशन आगे अगर कोई कंटिन्यू करना चाहे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्टूडेंट आगे जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरा ख़्याल से काफ़ी सवाल और काफ़ी आपने इंफॉर्मेशन और मालूमात हमें फ़राहम की और बहुत इंफॉर्मेटिव था। और जितनी भी बातें मैंने सुनी और आई एम श्योर के स्टूडेंट्स ने जो सुना है उससे उन्हें इस फील्ड की इम्पोर्टेंस का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि कि क्या बुनियादी इसकी अहमियत है हेल्थ केयर सेक्टर में। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ये फील्ड बढ़ेगा, फले फूलेगा। आई होप कि ऐसा हो। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ हम ये सेशन आज का ख़त्म करते हैं, बट हमारे अगले लाइव सेशंस भी लाइंड अप हैं और उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और हम कल दोबारा 3 बजे हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।